डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में पूरे मुगल काल को, उसके सारे विषयों को अच्छे ढंग से पढ़ा। आज के क्लास में हम लोग इतिहास में आधुनिक भारत को शुरू करेंगे। जैसा कि आरंभ में ही हमने बताया था कि इतिहास जो सिविल सर्विस का सिलेबस है वो वास्तव में 4 खंडों में बटा हुआ है: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और विश्व काल। और सिविल सर्विस जो यूपीएससी लेती है उसमें 2 पेपर आपको होंगे इतिहास विषय के, और उसमें पहला प्रश्न पत्र जो आपका होगा, पहला जो पेपर होगा उसमें एंशिएंट और मिडाइवल होगा, तो वो आपने खत्म कर लिया। अब सेकंड पेपर में मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड आता है, यूपीएससी के सिविल सर्विस के मुताबिक होता है, तो वो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। बीपीएससी में अब जो परिपाटी हो गई है वो ये कि एक ही पेपर आपको हिस्ट्री देना है। हिस्ट्री में 2 पेपर नहीं है, और उसमें वो खंडवार जो है वो ABCD करके कर दिया है। ए में प्राचीन भारत, बी में मध्यकालीन, और इस ढंग से हर से जो 2-2 क्वेश्चन आपको देने होते हैं। तो चाहे यूपीएससी दीजिए चाहे बीपीएससी दीजिए, सिलेबस यही है, सिर्फ मार्क्स का और पेपर का अंतर है। क्लियर? तो आप ये जो तैयारी कर रहे हैं इसमें दोनों की परीक्षाओं के साथ साथ तैयारी चल रही है। तो आधुनिक भारत में जो शुरुआत होती है अध्ययन की, वो विषय है उत्तरवर्ती मुगल काल। उसके पहले भी एक विषय है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो हम लोग पहले उत्तरवर्ती मुगल काल पढ़ लेते हैं, उसके बाद यूरोपीय कंपनियों का आगमन को पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि औरंगजेब को हम लोग अभी अभी खत्म किए, तो औरंगजेब के बाद की घटनाएं क्या थी देश में। और चूंकि प्रीवियस क्लास में हम लोग औरंगजेब के व्यक्तित्व को उसके पतन के लिए उत्तरदायित्व के परिवेश में देखा था, और साथ ही साथ मुगल साम्राज्य के पतन को देखा था। एक विहंगम दृष्टि डाले थे हम लोग। और ऐसी परिस्थिति में अब जब 1707 के बाद एक तथाकथित आधुनिक काल जो शुरू होता है, तो उसमें क्या घटनाएं घटी, तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए हम यूरोपियों का आगमन अगले क्लास में पढ़ाएंगे, और पहले जो है उत्तरवर्ती मुगल काल पढ़ाएंगे। ठीक है? तो जहाँ तक उत्तरवर्ती मुगल काल का प्रश्न है, तो 1526 ईस्वी से लेकर करके जो 1707 ईस्वी है, ये कुल 181 वर्षों का काल है। इन 81 वर्ष में 6 मुगल शासकों ने शासन किया, और जो ये 6 मुगल शासक थे, इनके काल में जो मुगल वंश था वो अपने चरमोत्कर्ष पर था। परंतु 1707 से लेकर करके 1858 तक, यानी लगभग 150 वर्ष का जो पीरियड है, इस पीरियड में लगभग 11 मुगल शासकों ने शासन किया। और ये जो 11 मुगल शासकों ने शासन किया, इनकी शक्तिहीनता के कारण वहां वो चरमोत्कर्ष पर थे, यहाँ इनकी शक्तिहीनता थी, यानी वो प्रभाव नहीं था। हम ऐसे परिवेश में जो ये पीरियड है उसको हम लोग उत्तरवर्ती मुगल काल कहते हैं। और इस काल की जो उत्तरवर्ती मुगल काल था, इसकी निम्न विशेषताएं। पहली विशेषता तो यह थी
कि सत्ता प्राप्ति हेतु संघर्ष हुआ। दूसरी विशेषता या अवगुण कह लीजिए, विशेषता कहना जो है वो सही नहीं होगा, बल्कि आप इसको कह लीजिए कि अवगुण या कमी तो ज़्यादा बेहतर होगा। विशेषता का मतलब होता है कि पॉजिटिव बातें हम लोग पढ़ते हैं। दूसरी के दरबार में दलों का उदय हुआ। तीसरा कि मुगल अमीर जो थे निर्माता बन गए। और उसके बाद ये दरबार षड्यंत्र एवं भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया। और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। और मुगल साम्राज्य धीरे धीरे दिल्ली तक सीमित हो गया। तो इंट्रोडक्शन में छात्रों ये बातें जो है वो हम लोगों को समझनी है और जाननी है। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए, समझा जाए। 1707 ईस्वी में एक राजनीतिक घटना के कारण, एक व्यक्ति की मृत्यु के कारण हम लोग मजबूरी के तहत आधुनिक काल का प्रारंभ मान लेते हैं। मजबूरी के तहत क्यों? मजबूरी के तहत इसलिए कि आधुनिक काल जो वैश्विक स्तर पे माना जाता है वो कुछ विशेषताओं के वजह से माना जाता है। और विशेषताएं क्या थी? तो भौगोलिक खोज, वैज्ञानिक आविष्कार, व्यापार वाणिज्य की वृद्धि, धर्म के क्षेत्र में सुधार, ये सब घटनाएं या प्रबोधन का काल यानी एज ऑफ इनलाइटमेंट, ये सब यूरोप में आया। धर्मनिरपेक्षता की स्थापना, मानववाद का महत्व, ये सब विचारधाराएं जब पाई जाती हैं तब हम कहते हैं कि आधुनिक युग आ गया। ये सारी विचारधाराएं यूरोप में पाई जा रही थी, भारत में ये विचारधारा नहीं पाई जा रही थी। इसलिए भारत में आधुनिकता जो है, ये आधुनिक युग का जो ये प्रारंभ मानते हैं, ये गलत मानते हैं। भारत में जो काल विभाजन है ये मील और बैंथम का काल विभाजन है, जो सांप्रदायिकता के आधार पर जो है वो उसने इस काल का विभाजन किया था और हम लोग आज भी उसी का अनुसरण कर रहे हैं। तो इसीलिए पूर्व में ही बता देना चाहते हैं कि जो 1707 से आधुनिक काल का प्रारंभ है वो इतिहास के दृष्टिकोण से सही विभाजन नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रचलित मान्यता हो गई है तो हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और दूसरी घटनाओं का आरंभ हुआ तो उससे हम लोग आधुनिक काल का भारत में आरंभ मान रहे हैं। अब इसमें सबसे पहली जो घटना हुई वो ये था कि मुगल वंश का जो पतन हुआ। तो पतन का अर्थ कल ही के क्लास में हमने बताया था हमने कि पतन का अर्थ अंत नहीं होता है। ऐसा नहीं था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है वो सारे मुगल शासक समाप्त हो गए।
पतन का अर्थ ये होता है कि मुगल, महान मुगलों के बाद जो मुगल बचे, उन मुगलों में अपने पूर्व के मुगलों के समान लक्षण नहीं थे। पूर्व के मुगलों के समान लक्षण नहीं का अर्थ क्या हुआ? पहला कि जितना बड़ा मुगल साम्राज्य था उतना बड़ा नहीं रहा, जितना सशक्त प्रशासन था उतना सशक्त प्रशासन नहीं रहा, प्रशासन में जितना स्वच्छता थी, पारदर्शिता थी, वो स्वच्छता और पारदर्शिता समाप्त हो गई। प्रशासन में पूर्व में कोई गुटबंदी नहीं थी, बाद में चल के गुटबंदी शुरू हो गई। तो ये सारी चीजें जो थी वो डिक्लाइन को दिखा रहा, पतन को दिखा रहा। जैसे उदाहरण के लिए अभी आप जवान हैं तो आप के चेहरे, हाथ पैर काफ़ी मजबूत है, जो आपका चमड़ा है वो काफ़ी चिकना है, चमकदार है। लेकिन जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती चली जाएगी तो वैसे वैसे क्या होगा कि शरीर के इस संरचना में कमी आती चली जाएगी, यानी जो अभी ताकत है वो बाद में नहीं रहेगा। चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएगी, बाल पक जाएगा, जैसे मेरा सब हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि आपके जीवन में पतन हो रहा है। अंत कब होगा सोनू भाई? जब आप मर जाइए। तो ये इसलिए हम चाहते हैं कि पतन और अंत को आप अच्छे ढंग से दोनों शब्दों को जानिए और समझिए। अब देखिए, हमें जो समझाना है वो ये कि मुगल काल जो हम लोग बोलते हैं, तो अपने सुविधा के लिए इतिहास में कुछ अपना भी निर्माण कीजिए, अपने भी बात को शामिल कीजिए। तो उसी परिवेश में हम बता रहे हैं कि मुगल काल को अगर पढ़ा जाए तो दो चरण में पढ़ा जा सकता है। एक चरण उसका जो था 1526 से लेकर 1707 तक, ये जो पीरियड आप देख रहे हैं, ये जो 181 वर्षों का पीरियड है, ये 181 वर्ष का जो पीरियड है, इसमें कुल 6 मुगल शासक ने शासन किया। अब 6 मुगल शासक ने शासन किया। हम दिवाकर जी से पूछना चाहते हैं कि वो 6 का नाम क्रम से आप बता सकते हैं, पहले से लेकर छठा तक। सबसे पहले कौन शासक बना मुगल वंश? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जहांगीर के बाद कौन बना? और छठा? ये आप गलत किए ना, लुकमा देना बना। चलिए आप ही बोलिएगा। अब बाबर का पीरियड और हुमायूं का 55 से 56, नॉट 44। और उसके बाद तीसरा 1627, ऐसे सॉरी 1605। हाँ, और उसके बाद अरे 5 से 27, और उसके बाद 57 या 58 बोलिए, और उसके बाद छठा लास्ट में 1707 हो गई। तो इस तरीके से आपको प्रीवियस वाला चीजें जो है वो रिकॉल होना चाहिए। पढ़ाई का पहचान ये है। बात समझ में आ रही है? और सिर्फ यही रिकॉल नहीं होना चाहिए, इसके अंदर की बातें भी रिकॉल होनी चाहिए, याद आ जाए अपने आप। वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो वो एक अलग बात है, लेकिन एक आइडिया लमसम होना चाहिए उसके बारे में। तो ये जो 181 वर्षों का काल था 6 महान मुगलों का, ये अपने चरमोत्कर्ष पर था। मतलब ग्रेजुअली आप देखिए तो बाबर से औरंगजेब तक चरमोत्कर्ष होता चला गया। चरमोत्कर्ष का अर्थ क्या? तो क्षेत्र में वृद्धि हुई, प्रशासन में वृद्धि हुई, स्थापत्य कला में वृद्धि हुई, सांस्कृतिक क्षेत्रों में उत्थान हुआ, इसलिए आप कहते हैं कि चरमोत्कर्ष पर था। लेकिन उसके बाद जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो अगला जो 1707 से लेके 1858 ईस्वी तक का जो पीरियड है, ये वाला, यानी कुल 150 वर्षों का जो काल है, इसमें 11 शासकों ने शासन किया कुल।
हालांकि बहुत जगह पर, 2 जगहों पर ऐसा है कि डबल शासन हुआ है, माने एक ही काल में 2 व्यक्ति शासन कर रहे थे, तो वो बात अलग होगी। क्रम से अगर तिथिवार देखा जाए तो कुल 11 शासक, ये सब ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है। आप इसको अपने हिसाब से ऑब्जेक्टिव में भी निकाल सकते हैं और सब्जेक्टिव में भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसमें जो 11 शासक थे उसमें शक्तिहीनता आ गई। शक्तिहीनता का अर्थ क्या था कि जो गुण यहां थे वो गुण सब खत्म हो गए, और इसी कारण चूंकि ये शक्तिहीनता और प्रभावहीनता का दौर था 150 वर्षों का, इसी कारण से इसको उत्तरवर्ती मुगल काल कहते हैं। इतिहास में लैटर या उत्तरवर्ती शब्द पतन के लिए ही इस्तेमाल होता है। किसी भी चीज का, जैसे हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया तो आप क्या बोलते हैं? उत्तरोत्तर हड़प्पा, लैटर हड़प्पा, है ना भाई? रिंग वैदिक पीरियड पढ़ते हैं तो रिंग वैदिक पीरियड के लक्षणों का ह्रास हो गया, तो उसके बाद वाला पीरियड को क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक। आप ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि साम वैदिक या यजुर्वैदिक, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। मतलब रिंग वैदिक के जो लक्षण थे उसमें परिवर्तन आ गया। तो इस तरीके से आमतौर पे सामान्यतः जो है ये माना जाता है कि उत्तरवर्ती शब्द, लैटर शब्द पतन का प्रतीक है। तो चूंकि 1707 से 1858 के बीच में महान मुगलों में पतन के लक्षण हो गए थे, इसीलिए उसको उत्तरवर्ती मुगल काल कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं थी, विशेषताएं तो हम नहीं बोलेंगे बल्कि कहिए कि डिमेरिट्स था, है ना। वो क्या था साहब कि सत्ता प्राप्ति हेतु संघर्ष शुरू हुआ। तो सत्ता प्राप्ति हेतु संघर्ष व्यापक पैमाने पे तो शाहजहां के समय में ही शुरू हुआ था, वो खूनी संघर्ष, जिसने मुगल वंश को बहुत क्षति पहुंचाई उस संघर्ष में। अगर औरंगजेब के अन्य चारों भाई मिल करके शासन करते तो हो सकता था कि मुगल वंश का पतन रुक सकता था, लेकिन जो खूनी संघर्ष में 4 भाई मारे गए, 1 भाई बना, उससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई, जिन समस्याओं ने औरंगजेब को पूरे जीवन जो है वो व्यस्त रखा। तो ये चीज बंद हो जाना चाहिए था। अगर ये चीज बंद हो जाती तो कुछ उम्मीद बनता कि मुगल वंश बच जाता, लेकिन बंद नहीं हुआ। जैसे ही औरंगजेब मरा, उसके तीनों बेटों के मध्य, हालांकि उसके 4 बेटे थे लेकिन एक बेटा उसका जीवन काल में ही मर गया था, तो 3 बेटों के मध्य जो है वो खूनी संघर्ष हुआ। उस खूनी संघर्ष में एक बेटा पराजित करके और हत्या करके और खुद शासक बनने में सफल रहा। यही नहीं, उसके बाद हत्याओं का एक दौर चला। जितने भी मुगल सम्राट बने, सबों ने किसी न किसी की हत्या करके जो है उस गद्दी को प्राप्त किया। तो इस तरीके से जो मुगलों के बीच एकता थी, संगठन था, वो इस सत्ता प्राप्ति के संघर्ष के कारण जो है वो समाप्त हो गया। यानी मुगल परिवार जो है वो टूट गया, और जब मुगल परिवार टूट गया तो इससे एक नई समस्या उभरी कि दरबार में दलों का उदय हो गया। मुगल लगभग 200 वर्षों तक शासन कर चुके थे। ऐसी परिस्थिति में बहुत प्रकार के लोगों का मुगल दरबार में आगमन हो चुका था, और यही लोग मनसबदार थे। तो जब दरबार कमजोर हुआ, यानी राजा कमजोर हुआ, तो जो अमीर थे, जो सामंत थे, उन्होंने अपना अपना गुट बना लिया। जैसे जो भारतीय मुसलमान थे, भारतीय मुसलमान उसको बोला जाता है कि जिनकी उत्पत्ति यहीं से हुई थी, मतलब वो बाहर से नहीं आए थे। तो उन्होंने सैयद बंधुओं के नेतृत्व में एक अलग दल, हिंदुस्तानी दल बना लिया। बाद में देखेंगे उसका क्या प्रभाव था। फिर जो लोग मध्य एशिया से मुसलमान आए थे, उनका एक दल बन गया जिसको तुरानी दल बोलते थे। ईरान से जो लोग आए थे उसको ईरानी दल बोलते थे। कुछ लोग अफगानी थे, अफगानी तो बहुत पहले से थे, तो ये भी एक दल के रूप में एक्युमुलेट हो गए, संगठित हो गए। तो अफगानी दल, इस तरह 4 दलों का उदय हुआ, और चारों दल का ये प्रयास होता था कि हम सम्राट पर अपना प्रभाव बनाए रखें।
तो इस तरीके से सत्ता क्या हुई, कमजोर हुई, और फिर ये लोग जो है आगे चल के निर्माता बन गए। पहले तो मुगल शहजादा आरंभ में लड़ करके सत्ता की प्राप्ति किया करते थे, फिर जब दरबार में दलों का उदय हो गया तो दल ही निर्माता बन गए, यानी रही सही कसर दलों ने पूरा कर दी, और जो मुगल सम्राट था वो एक हाथ का, दलों के हाथ का कठपुतली बनता हुआ चला। और हद तो ये हो गई कि इन दलों ने मुगल सम्राटों को अंधा करना शुरू किया, मारना शुरू किया, बाल नोचना शुरू किया। जिस मुगलों के सामने खड़ा होने में मनसबदार जो है वो हिलते थे, डरते थे, वही मनसबदार, वही अमीर दलों में संगठित होकर खेले थे। मुगल पीरियड में झोंटा नोच नोच के मारा है मुगलों, नंगा कर कर के मारा है, पता है आपको, और आंखें निकाल ली, अंधा करके शासन करवाया है। तो ये 150 वर्षों का जो काल है मुगलों का, ये बड़ा दुर्दिन का काल, बहुत अच्छा नहीं है। अब देखिए कि मुगल अमीर निर्माता बन गए, तो इसी में आपको समझा दिए। अब इसका प्रभाव ये पड़ा कि जब दलों का उदय हुआ तो दरबार षड्यंत्र, साजिश और करप्शन का अड्डा बन गया। हर दल अपने आप की महत्ता को स्थापित करने के लिए षड्यंत्र रचने लगा, उसको नीचा दिखाने के लिए, अपने को ऊपर दिखाने के लिए, और इससे दलीय संघर्ष ने मुगलों को और खोखला कर दिया। और भ्रष्टाचार किस प्रकार का, तो आप आगे चल के देखिएगा कि 11 मुगल शासक अय्याशी में पूरी तरीके से शामिल हो गए। अय्याशी में सबसे बड़ा दुर्गुण ये था कि ये लोग औरतों के साथ साथ हिजड़ों को भी साथ में रखते थे, औरतों से ज्यादा हिजड़ों से अय्याशी करते थे। कुछ की तो पत्नियां हिजड़ा बन गई थी, मैंने हिजड़ों से शादी कर लिया। तो इतना ज्यादा विलासिता और कह लीजिए कि नैतिक भ्रष्टाचार व्याप्त था, और आर्थिक भ्रष्टाचार भी हुए। अधिक से अधिक भूमि प्राप्त करने के लिए होड़ मचा रहा, उस भूमि से अधिक सामंत राजस्व प्राप्त करने लगे, जिसका कुप्रभाव कृषकों पर पड़ा। तो ये सब षड्यंत्र और भ्रष्टाचार का ये परिणाम निकल रहा था कि जो शासन की प्रभाव था लोगों के ऊपर, या कह लीजिए कि शासन से लोगों को जो सुफल मिलना चाहिए था, अच्छे परिणाम मिलने चाहिए थे, वो लेटर मुगल पीरियड में नहीं मिलने लगे और देश खोखला हो गया। उससे अच्छा था कि ये लोग सत्ता से उतर करके किसी दूसरे को सत्ता दे देते, आपस में नहीं लड़ते, तो हो सकता था कि अंग्रेजों का आगमन भारत में नहीं होता। लेकिन बने भी रहे और शासन ठीक से नहीं भी चला है। तो इससे किसको लॉस हुआ? इससे लॉस हुआ देश को। देश खोखला हो गया, और उस खोखले देश पर बहुत आसानी से हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज कैसे काबिज हो। उसके बाद क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मुगल सम्राट करप्ट हो गया था, मुगल दरबार करप्ट हो गया था। लेकिन मुगल दरबार में बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे, जो मनसबदार थे, वो काफी महत्वाकांक्षी थे, योग्य थे, और वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से मुगल वंश का पतन हो। तो ऐसे लोगों ने बहुत समयों तक मुगल साम्राज्य को संभालने का प्रयास किया। आगे चल के देखेंगे कौन कौन लोग थे। लेकिन जब देख लिया कि अब षड्यंत्र मुगल दरबार में इतना प्रकाष्ठा पे पहुंच गया है, इतना उरूज पे पहुंच गया है कि अब इस माहौल में हमें रहना संभव नहीं है, तो ऐसे लोगों ने अलग अलग क्षेत्रीय राज्यों का उदय कर दिया। जैसे निजामुल मुल्क चिनकिल्च खान, इसने हैदराबाद में एक अलग रियासत बना दी। उसके बाद सादत खां बुरहानुल मुल्क ने अवध में नई रियासत बना दी। इसी प्रकार से मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में एक नई रियासत बना दी। इसी प्रकार से हैदर अली ने मैसूर में एक अलग रियासत बना ली। ये तो बड़े बड़े रियासतें थे सोनू भाई,
बहुत सारी छोटे छोटे सरदारों ने भी अपनी अलग अलग रियासतें बना ली। तो ये सारी रियासतें, ये क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ किसकी कीमत पर हुआ, किसके मूल्य पर हुआ? तो मुगलों के मूल्य पर हुआ। यहां पर शब्द को समझिए, हम जो बोल रहे हैं कि इन क्षेत्रीय शक्तियों का उदय किसके मूल्य पर हुआ, जवाब दिया कि मुगलों के मूल्य पर हुआ। इसका अर्थ यह है दिवाकर जी कि मुगलों का जमीन लेकर के उन्होंने अपना रियासत बनाई। कोई आसमान से नया जमीन लाके हिंदुस्तान में नहीं रख दिया कि मेरा जमीन है, बल्कि वो क्षेत्र मुगलों के अधीन थे और उसी को तोड़कर इस क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। तो इसका मतलब मुगलों का क्षेत्र सिकुड़ने लगा ना, तो ये पतन के लक्षण थे। ये अलग बात है कि इन रियासतों ने स्वामी भक्ति दिखाई, घोषणा नहीं की, वार्षिक कर भेजा करते थे, धीरे धीरे और शक्तिहीन हो गए तो भी भेजना बंद कर दिया। व्यवहारिक रूप से पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी ये सारी शक्ति। तो भारत जो 8वीं शताब्दी ईस्वी में जिस राजनीतिक विरंखिलता का शिकार था, वो इस 18वीं शताब्दी में वे विरंखिलता वो टूटन फिर से उदित हो गई। फर्क सिर्फ ये था कि उस समय जो थे अधिकांशतः राजपूत राजा थे, इस समय मिली जुली राज्यों का उदय हुआ। उसमें राजपूत भी थे, मुसलमान भी थे, ये अन्य जातियां भी थी। तो इस तरीके से क्षेत्रीय शक्तियों ने जो है वो मुगल वंश को या मुगल साम्राज्य को पतनशील किया। लास्ट में मुगल साम्राज्य इतना पतनशील हो गया कि धीरे धीरे दिल्ली तक सिमट हो गया। बहादुर शाह जफर से पहले ही, जब शाह आलम द्वितीय का पीरियड था, आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे, तो अंग्रेजों ने उसी के पीरियड में 1803 में दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया था। 1803 से लेकर के 1858 तक इसमें मुगल साम्राज्य का अगर भूक्षेत्र कोई था तो सिर्फ लाल किला के अंदर। कितना दुर्भाग्य! लाल किला से बाहर दिल्ली भी उनके क्षेत्र में नहीं था। हाँ, माने उनके घर ही साम्राज्य था। कब से कब तक? 1803 से 1858। तो ये सब चीजें प्यार से पढ़ते पढ़ते दिमाग में बैठाइए, याद रखिए, कंसंट्रेशन बनाइए, और तब जो है ये टॉपिक याद होगा। ऐसे चाहिएगा कि हम किताब पढ़ के, किताब भी इसमें है, लिखवा देंगे लास्ट में कि कौन कौन किताब आपको लेनी है इसमें। उस किताब को रखिएगा, पढ़िएगा, क्लास कीजिएगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारी चीज़ें साथ साथ चलेंगी। हम इस ढंग से अपना तैयारी किए हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से नहीं पढ़ना है हिस्ट्री, सब्जेक्टिव के लिए अलग से नहीं पढ़ना है हिस्ट्री। क्लियर? अब देखिए साहब, ये इंट्रोडक्शंस का एक खंड हुआ। इंट्रोडक्शंस का एक खंड हुआ, बात समझ आ रही है? इंट्रोडक्शंस का दूसरा खंड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से आपको पतन का दृश्य दिखना शुरू हो जाएगा। वो क्या था कि देखिए, औरंगजेब जो था ना, वो एक शक्की प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो आपको पता ही है। औरंगजेब का एक शक्की प्रवृत्ति का व्यक्ति, का व्यक्ति, और इस कारण से उसने अपने तीनों पुत्रों के मध्य, अपने तीनों पुत्रों को स्वयं से दूर रखा। कैसे दूर रखा ये देखिए। तो सबसे बड़ा पुत्र जो था उसका नाम था शाह आजम। क्या नाम था? शाह आजम, सॉरी, शाह मुअज्जम।
इसको उसने काबुल भेज दिया था कि जाओ काबुल का सूबेदार रहो, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पुत्र था शाह मुअज्जम। शाह आजम। इसको उसने गुजरात का सूबेदार बना दिया है? और उसके बाद कामबख्श, जिसको आप कमबख्श के नाम से याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए, हालांकि ऐसा कोई कैरेक्टर उसका नहीं था। तो इसको उसने बीजापुर का दे दिया था। अब देखिए, ये जो है कि औरंगजेब शक्की था। क्यों? क्योंकि अपने भाइयों को मार करके तो बैठा था, अपने पिता को भी उसने सताया था। अब वो एक अलग मुद्दा था जो पढ़ चुके हैं हम लोग, उसके पीछे क्या कारण थे, यहाँ पर हम लोग इस एंगल से देखेंगे। तो जो व्यक्ति इस तरह का काम कर चुका हो, उसको अपने लोगों पर यकीन होगा? जो अपने पिता को कैद करके गद्दी पर बैठा हो, तो उसे भी ये डर होगा ना कि मेरा भी बेटा हमको कैद कर लेगा। वो अपने जैसा दूसरों को सोचेगा। हाँ, तो इसलिए ये शक्की था। तो शक्की किसी दूसरे के लिए नहीं था, अपने लोगों के लिए था। तो इसलिए उसको अपने पुत्रों पर विश्वास नहीं था। तो थे तो 4 पुत्र, एक उसके जीवन काल में ही मर गया था। तो 3 पुत्रों को देखिए कहाँ कहाँ रखता है वो। बड़ा पुत्र मुअज्जम को काबुल, कितना दूर था। उसके बाद शाह आजम को गुजरात, ये भी एक साइड था। और कामबख्श को बीजापुर, लास्ट दक्षिण का जो बॉर्डर था वहाँ। इन तीनों को 3 कोना पर, अपने साम्राज्य के एकदम सबसे अंतिम 3 कोना पर रखा था कि दिल्ली में नहीं रहे। अब देखिए, उसके इस शक के वजह से उसको क्या नुकसान हुआ, यहां पर यह बात छुपी हुई है कि उसका कोई भी पुत्र एक केंद्रीय शासन को चलाने का ट्रेनिंग नहीं ले पाया। यानी उसमें सूबेदार बनने की योग्यता तो चली आई, सब ऑर्डिनेट बनने का योग्यता तो चला आया उसमें सम्राट का, लेकिन सम्राट बनने का योग्यता उसमें नहीं आया। सूबेदारी करना एक अलग चीज है और बादशाहत करना एक अलग चीज है, दोनों का गुण अलग अलग होते हैं। तो हर चीज की साहब ट्रेनिंग होती है। ऐसा ही नहीं कि उसका बेटा है तो बन जाएगा बादशाह, नहीं। सफल बादशाह तब बनेगा जब उसकी ट्रेनिंग हो। और ट्रेनिंग कहाँ होती थी? तो दरबार में रहने के बाद विभिन्न अभियानों पर दरबार से भेजा जाता था। कभी किसी समय उसको सूबेदार भी बनाया जाता था, किसी समय स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता था, किसी समय किसी के अधीन भी रखा जाता था। दरबार में भी बहुत सारे ओहदे थे, पद था, उस पद को देखना पड़ता था उसको। इस तरीके से बहु प्रतिभा का उदय होता था। औरंगजेब अपने शक्की स्वभाव के कारण अभी अपने किसी भी तीनों पुत्र में सम्राट बनने का प्रशिक्षण नहीं दिया, जिसके कारण सम्राट बनने की योग्यता किसी में नहीं। क्लियर? अब देखिए साहब, औरंगजेब की मृत्यु जो है वो मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में हो गया। ठीक है। मृत्यु से एक दिन पूर्व उसने साम्राज्य विभाजन हेतु वसीयत ली। विभाजन हेतु वसीयत ली।
और इस वसीयत में अपने साम्राज्य को जो बांटा है, तो मुअज्जम को दिल्ली सहित 12 सूबे दिए। कि मुअज्जम जो है दिल्ली सहित 12 सूबों का शासक होगा। इसके बाद आजम को आगरा, मालवा, दक्कन और गुजरात ये दिए। और कामबख्श जो छोटा था, इसको हैदराबाद और बीजापुर का प्रांत। ठीक है, तो यहां पर आपको समझना यह है कि शक्की स्वभाव होने के कारण तो उसने अपने पुत्रों में योग्यता पैदा नहीं की, ये एक तथ्य है। लेकिन शक था तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि अपने साम्राज्य को जिसको तिसको बांट के चला जाए या दूसरे को दे दे। पुत्र कुछ भी होता है तो पुत्री होता है। आपने सुना हो कहावत, घी कहाँ गिरा तो खिचड़ी में। ये कहावत सुना है, घी कहाँ गिरा खिचड़ी में। तो मतलब क्या हुआ कि खिचड़ी जो खाना होता है उसे भी खानों में निम्नतर माना जाता है। तो भाई खिचड़ी में बने, खिचड़ी हम ही ना खाएंगे, दूसरा तो नहीं खाएगा। उसी तरीके से औरंगजेब के साथ हुआ कि शक तो था, विश्वास नहीं था, लेकिन अब मर रहे हैं तो देंगे किसको, तो बेटे को देंगे। तो गलती तो कर चुका था, लेकिन बेटा को दिया तो वही मंगोल परंपरा का पालन किया, उत्तराधिकार निर्णय का। और यह स्पष्ट नहीं था, वो बीमार पड़ गया था, रास्ते में दक्कन के अभियान में था, अहमदनगर में वो सोया हुआ था। तो उसको 2 तारीख को एहसास हो गया था इस बात को कि हम अब मरने वाले हैं। किसको? हाँ, 2 मार्च को। तो उसने अपने हाथों से जो है एक छोटे से कागज पे अपने साम्राज्य के विभाजन का वसीयत लिख दिया। और उस वसीयत में ये सारे, जब सुबह में मरा हुआ पाया गया, वो जब उसके तकिया को उठाया गया, देखा कि एक वसीयत जो है वो पड़ा हुआ है कि हमारे साम्राज्य को हमारे पुत्रों के बीच बांट। तो जिस समय औरंगजेब मरा था उस समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत, कितना? 21, कहीं कहीं 22 मिलता है, ठीक है ना, कहीं कहीं 21, कहीं कहीं 22 ये प्रांत। तो इसको बांट दिया अपने पुत्रों के मत में। आप देखिए कि बड़ा पुत्र को दिल्ली सहित 12 यानी कुल 12 सूबे दिए। आजम को आगरा, मालवा, दक्कन और गुजरात दे दिया, और कामबख्श को हैदराबाद और बीजापुर दे दिया। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जो जहां का सूबेदार था उसी से जुड़ा हुआ कंसर्निंग सब इलाका दे दिया। चूंकि मुअज्जम बड़ा था इसलिए उसको ज्यादा दिया। उसके बाद जो बेटा था उसको उसके आयु के हिसाब से दिया। ये सबसे छोटा था तो इसको कम दिया। इस ढंग से अपने साम्राज्य का विभाजन किया। लेकिन इसका जो साम्राज्य विभाजन की जो योजना थी, जो ये साम्राज्य विभाजन की जो वसीयत थी, वो सफलीभूत नहीं हुई। सफलीभूत नहीं, मतलब तीनों ने नहीं माना अपने पिता की वसीयत को, और ऐसी परिस्थिति में गृह युद्ध आरंभ हो गया।
गृह युद्ध आरंभ हुआ। अब कैसे गृह युद्ध आरंभ हुआ तो वो देख लीजिए कि मुअज्जम ने रावी नदी के शाहदौलापुर पर अपना राज्याभिषेक करा दिया। यानी ये जो मुअज्जम ने राज्याभिषेक कराया तो पूरे साम्राज्य के लिए, ये नहीं कि जो ये दिल्ली सहित 12 प्रांत मिले तो उसके लिए नहीं, जितना पर औरंगजेब था वो सब मेरा, इसका राज्याभिषेक कराया। उसके बाद दूसरा जो बेटा था यानी आजम, इसने गुजरात में अपना राज्याभिषेक करा दिया। यानी ये भी किया तो पूरे साम्राज्य के लिए। और जो तीसरा पुत्र था कामबख्श, तो इस कामबख्श ने स्वतंत्रता, ये तो अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया, लेकिन अपने क्षेत्र में मतलब बीजापुर और हैदराबाद में, वहां ये उस क्षेत्र के लिए अपने आप को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि हम यहीं रहेंगे, हम यहाँ के स्वतंत्र शासक हो। क्लियर? अब ऐसी परिस्थिति में ये बढ़ रहा था दिल्ली के तरफ, कौन? मुअज्जम। तो मुअज्जम और आजम यानी बड़ा और मंझला जो पुत्र था, इनके मध्य युद्ध होता है। युद्ध जो है जजाऊ नामक स्थान पर होता है, इसीलिए इसको जजाऊ का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है? और ये युद्ध जो होता है वो 18 मई 1707 ईस्वी। ठीक है? और ये जो युद्ध होता है दोनों के मध्य 18 मई 1707 ईस्वी को, इस युद्ध में आजम और प्लस उसके 2 पुत्र ये मारे जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जजाऊ का युद्ध शाह मुअज्जम जीत गया। किस कीमत पर? तो अपने एक भाई और 2 भतीजे के हत्या करने की कीमत पर। ठीक है? अब उसके बाद मुअज्जम प्लस कामबख्श के बीच एक और युद्ध होता है, और इस युद्ध को हैदराबाद का वहां जा करके उसको पराजित करता है। और ये कब हुआ? तो ये हुआ आपको 19 जनवरी 1709 ईस्वी को। और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है कि कामबख्श प्लस एक पुत्र क्या होता है कि मारे जाते हैं। सर ये 1708 को 9। ठीक है? अच्छा ठीक है, 1708। राइट, यू आर राइट। इस तरह से देखिए तो 2 भाई और 3 भतीजा, इसको मारकर शाह मुअज्जम
बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण किया। बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण कर करके ये बैठा और अपना नाम शाह आलम प्रथम रखा। शाह आलम प्रथम, ये नाम था उसका। उसका मूल नाम था शाह मुअज्जम। जैसे जहांगीर का मूल नाम था सलीम, लेकिन शासक बना जहांगीर के नाम से। तो उसी प्रकार से इसका मूल नाम था शाह मुअज्जम, लेकिन शासक जो बना वो शाह आलम के नाम से, और ये उपाधि बहादुर शाह प्रथम के नाम से उसने धारण की। इस प्रकार से औरंगजेब के बाद शाह मुअज्जम बहादुर शाह या शाह आलम प्रथम के नाम से मुगल शासक बनने में सफल। क्लियर? तो ये जो बात मैंने बताई, ये उत्तरवर्ती मुगल काल का जो प्रारंभिक घटनाक्रम है वो। अब इसके बाद 11 शासकों का विवरण है। तो 11 शासकों का विवरण है, तो उसमें 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि बहुत विस्तार के साथ उसको बताया जाए, और दूसरा तरीका ये है कि शासकों का नाम लिख करके उसका वर्णन कर दिया जाए। तो आप किस बात के पक्षपाती हैं? पूरे के। जब पूरे बात के पक्षपाती हैं तो अगला इसका क्लास कल होगा, और कल हम लोग उत्तरवर्ती मुगल काल के बाकी बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। इतनी बात सुनने के लिए धन्यवाद।